डॉक्टर गुलेरिया, जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन हो रही है, अब एक तरह से हम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देखें तो 90 करोड़ की आबादी हो जाती है। क्या हम सक्षम हैं? क्योंकि बहुत जगह से कंप्लेंट्स आती है कि अभी सप्लाई पर्याप्त नहीं आ रही। तो ये बात सही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए चैलेंज होगा, क्योंकि अगर हम कहें कि हम 90 करोड़ लोगों को एकदम वैक्सीनेट कर देंगे वो नामुमकिन है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी तरह से दो चीजें कर पाए। एक ये है कि हमारे पास डोजेस जितनी ज्यादा हम ला पाए, चाहे वो हमारे जो भारत में 2 वैक्सीन बन रही है उनकी उसकी सप्लाई चेन और बढ़ा दें, जिससे और सप्लायर हो जाए, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलके जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भागीदारी करके वैक्सीन भारत में बनाना शुरू कर दें, या हम बाहर से जो वैक्सीन अवेलेबल है उनको भारत में ले आए और उसके लिए भी छूट दी गई है। तो इससे हमारा जो वैक्सीन पूल है वो आस्ता आस्ता बढ़ जाएगा। फिर हमें ये करना है कि एक तरह तो हमें जो हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, 45 उम्र से ज्यादा लोग हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान रखना है, उन सबको वैक्सीनेट करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी अवेलेबल डोजेज हैं वो और लोगों को भी लगाना है, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हम रोक पाए। तो एक तो अपनी मोर्टेलिटी कम कर पाए, क्योंकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, और दूसरा आस्ता आस्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें, जिससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोक पाए और हमारे केसेस कम हो। जो फंड्स रिलीज किए गए हैं कोविड प्रोडक्शन के लिए, ये कारगर होंगे अभी आने वाले दिनों में? क्योंकि आधार पूनावाला की तरफ से पहले करीब 2 हफ्ते पहले मांग की गई थी, और उसके बाद जिस तरह से हमने भारत बायोटेक को देखा कि वहां पर 3 स्टेट रन कंपनीज को लगा दिया गया कि आप उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने में मदद करें। ये सारे कदम लॉन्ग रन में कारगर होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन वायल्स को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ दोनों कंपनियां जो है अपने नए नए प्लांट भी लगाने लगी हैं, और कुछ हफ्तों में ये प्लांट्स भी अपनी तरफ से वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो हम अगर देखें अगले 2-3 महीने के अंदर ही हमारी जो वैक्सीन की कैपेसिटी है वो एकदम बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें जून जुलाई की, तो जुलाई तक हमारी वैक्सीन कैपेसिटी जो है वो एकदम बढ़ जाएगी, और हमारे जो हम यंग लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास वैक्सीन के डोजेस भी काफी हद तक उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, ऑक्सीजन को लेकर इस समय जमीनी हालात, कम से कम दिल्ली की अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक बहुत नकारा भी जाता था इसको, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि बहुत बूस्ट है इसके डिमांड में, और इसीलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो सभी को जिनको जरूरत हो। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या कहती है डॉक्टर गुलेरिया? स्थिति जो है दिल्ली की अगर हम देखें, क्योंकि हमारे केसेस एकदम इतने ज्यादा बढ़े हैं, तो दिल्ली की अगर हम स्थिति करें तो चाहे हॉस्पिटल की बात करें, ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, स्थिति जो है वो गंभीर है। और इसलिए हम सबको कच्चे मिलके काम करना है, क्योंकि हमें समझना चाहिए जो बीमारी है कोविड जो है 85% में ये माइल्ड डिजीज होती है। इसके लिए आपको ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना एडमिशन की जरूरत है। ये आम बुखार और मामूली कोल्ड की तरह ही है। अगर आप अपनी आम जो बुखार की दवाई है वो लेंगे, जुकाम नजले की दवाई लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी पैनिक की स्थिति हो गई है कि लोगों ने ऑक्सीजन घर में होर्डिंग शुरू कर दी है, दवाइयों की होर्डिंग शुरू कर दी है। जिनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, होम आइसोलेशन कर सकते हैं, वो एडमिट हो रहे हैं। इसके कारण जो है एकदम दिल्ली की स्थिति जो है वो और ज्यादा गंभीर हो गई। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं पे लें। और दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन के लिए भी उसकी जो यूज है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। हम ऑक्सीजन जब देते हैं हम ये चाहते हैं कि आपकी सैचुरेशन 92, 93 या 94 तक ही रहे। ये जरूरी नहीं कि आपकी सैचुरेशन 98, 99 होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का कर्व है वो अगर आपकी सैचुरेशन 90, 92 से ऊपर हो जाए उसके बाद सैचुरेशन बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम ऑक्सीजन को कंजर्व करें, जैसे और दवाइयों को कंजर्व कर रहे हैं। जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहां ना ऑक्सीजन लें, या फिर ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें। अगर ये चीजें हम सब करते हैं तो ऑक्सीजन की जो ये शॉर्टेज लग रही है वो एकदम ठीक हो सकती है। पर डॉक्टर गुलेरिया, एक ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कोरोना 2.0 में सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज्यादा गंभीर आ रहे हैं, मरीज ज्यादा गंभीर है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है? आपके हिसाब से यही है कि 50% मरीजों को जरूरत पड़ रही है, या फिर आप इस पर एक आंकड़ा नहीं देना चाहेंगे? नहीं, अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो परसेंटेज वाइज वही आंकड़े हैं। मतलब 85% लोगों को माइल्ड इलनेस हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ जो चेंज आया है वो एब्सोल्यूट नंबर में है।
पिछली दफा जब हम आंकड़े देख रहे थे तो हमारे केसेस 1 लाख से कम थे। दिल्ली की बात करें तो हमारे केसेस 10-15 हजार ही थे, अब हमारे केसेस 25 हजार से ज्यादा हो गए हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 1 लाख से कम हमारे केसेस थे, अब हम 3 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर में हमारे जो केसेस हैं वो ज्यादा होंगे और हॉस्पिटल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसीलिए जो है केसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक्चुअल परसेंटेज में वो उतने ही बनते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एकदम केसेस बहुत ज्यादा राइज किए हैं और उसके मैनेजमेंट के लिए हमें पूरी तैयारी करने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, फार्मा कंपनीज को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा प्रोडक्शन और आश्वासन भी दिया है कि दवाइयां रहेंगी, लेकिन जब हम उन केमिस्ट के पास चले जाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस लेकर, कई लोगों की शिकायतें भी आती हैं और हम लोग खुद वो रियलिटी चेक्स करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो दवाइयां उपलब्ध नहीं है। क्या आपके हिसाब से सचमुच में दवाइयों की उपलब्धता नहीं है या फिर आपको इसके पीछे भी एक होर्डिंग का सेंस लग रहा है? दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यही है कि कई आप पेशेंट से बात करो, और मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं, तो कई पेशेंट्स जो जिनको माइल्ड इलनेस है वो ये कहेंगे कि हमने ऑलरेडी अपने घर में 20 वायल रेमडेसिविर के रख ली हैं कि शायद जरूरत पड़े। तो होर्डिंग तो हो रही है, पेशेंट के लेवल पे हो रही है, और घर पे कई लोगों ने रेमडेसिविर के अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कई वायल रख ली हैं, और इसके कारण मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। दूसरी चीज ये भी हुई है कि जब हमारे केसेस बहुत कम थे जनवरी फरवरी में, तो रेमडेसिविर की डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो कई कंपनियों ने इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो इसीलिए कुछ हद तक थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे लगता है कि जैसे प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आस्ता आस्ता बहुत कंपनीज जो है वो आगे आई हैं, उन्होंने अपना प्राइस भी कम किया है, और मेरा मानना है कि अब कुछ दिन में मार्केट में इस दवाई की कमी नहीं होगी। लेकिन ये भी जरूरी है कि लोग होर्डिंग ना करें, बिना मतलब के अपने घर पे रेमडेसिविर के स्टॉक ना बनाए, क्योंकि उससे मार्केट में जो है फॉल्स जो है वो कमी बन जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया, क्या हुआ पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में? पहली लहर में हम सबको ऐसा लगा कि हमारी तैयारी अच्छी है, जो चीजें नहीं भी यहाँ पर बनती थी वो बनना शुरू हो गई, लेकिन पहली लहर के जाते जाते क्या एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आया लोगों में कि शायद हिंदुस्तानियों को कोई असर नहीं हो सकता है इस बीमारी से? और ये फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से थोड़ा सा भारी पड़ गया हम सब पर, क्योंकि जो तैयारियां हो भी रखी थी, जो अस्पताल तैयार थे, वहां पर भी दूसरी लहर को झेल पाने की शक्ति नहीं दिखी। ये तैयारियों की कमी ही तो कहेंगे हम, अगर अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन है और किसी को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो इसके कई कारण हैं, और मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक जो आपने कहा बात सही है। पहली चीज ये कि हमने पिछले साल बहुत तैयारी की थी, हमने यहाँ तक तैयारी की थी कि अगर हमारे 3 लाख से ज्यादा भी केसेस हों तो हमें बेड की कमी ना हो, आईसीयू की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। फिर जनवरी में जब हमारे केसेस बहुत कम हुए तो कई लोगों को लगने लगा कि अब कोविड खत्म हो गया है और बहुत ज्यादा ढील हो गई। उसके साथ साथ हमने ये नहीं देखा कि भाई और दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में उसी टाइम पे यूके में एक नया स्ट्रेन जो बहुत इन्फेक्शियस था वो फैल रहा था, और वहां पे केसेस एकदम बढ़ रहे थे, और ये कुछ ही समय की बात थी कि अब वो जो स्ट्रेन है वो यूके से भारत में आएगा। तो ये हमें तभी कई लोगों ने तब भी ये चेतावनी दी थी कि ये यूके स्ट्रेन जो अगर भारत में आया तो एकदम हमारे केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीरो सर्वेलेंस ने तब भी दिखाया था कि हमारे अभी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज और ये हुई कि जो लोगों में 1 साल जो वो बंद रहे अंदर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना पड़ा, तो काफी हद तक लोग तंग आ गए। उनको लगा वैक्सीन आ गई है, अब केसेस भी कम हो गए हैं, तो स्कूल्स भी शुरू हो गए, लोगों ने बाहर जाना भी शुरू हो गया, शादियां भी होने लगी, पार्टीज भी होने लगी, बहुत फंक्शन हुए। उस सारे जब ये ऐसा माहौल बना तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी कोविड से नॉन कोविड काम भी ज्यादा शुरू हो गया, क्योंकि ये लगा कि अब जब कोविड के केसेस कम है और नॉन कोविड काम 1 साल से नहीं हो रहा है तो उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। तो हॉस्पिटल्स ने भी अपनी कोविड की जो तैयारी है कुछ कम की, लोगों में भी थोड़ा लापरवाही आई, वायरस भी म्यूटेट करके ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया। और ये जब सारी चीजें एक ही साथ इकट्ठी हमारे देश में आए तो 2-3 चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि वायरस एकदम आग की तरह सब जगह फैलना शुरू हुआ, केसेस एकदम बढ़ने शुरू हुए, और हमारा जो फैसिलिटी थी जो नॉन कोविड की तरफ जा रहा था
उसको वापस कोविड केयर में जैसे हमने पिछले साल किया था उसको लाने में कुछ समय लगा, लेकिन वायरस जो था वो उस टाइम उसने वेट नहीं किया, वो एकदम आगे बढ़ गया। और इसलिए अभी जो है ये एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि कोविड केयर की जो बेड्स हैं वो कुछ हद तक अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि कुछ बेड्स जो है वो नॉन कोविड के ट्रॉमा में भी यूज हो रहे हैं। आस्ता आस्ता ये डिस्क्रिपेंसी जो है करेक्ट हो जाएगी। पहली बार जब कोविड के केसेस, जब पहली बार कोरोना से आमना सामना हुआ था और पहली बार हमने लॉकडाउन देखा था डॉक्टर गुलेरिया, उस समय इसके कारण ये बताए गए थे कि हमें तैयारियों के लिए वक्त चाहिए और संक्रमण की चेन को तोड़ना है या फिर स्लो डाउन करना है उस संक्रमण को। आज की तारीख में भी तो ये चीजें अप्लाई कर रही हैं। एक डॉक्टर के तौर पर क्या आप लॉकडाउन का इंतजार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं, लॉकडाउन से ज्यादा एक निजी अनुशासन की जरूरत ज्यादा है? हाँ, तो एक तो अनुशासन की जरूरत ज्यादा है, दूसरा ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें बैलेंस करना है लाइव्स और लाइवलीहुड को। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि जहां जहां पे ये केसेस बढ़ रहे हैं, जो हम कह सकते हैं हॉट स्पॉट्स है, वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए और वहां पे हम ऐसा सिचुएशन करें कि 2 हफ्ते के लिए वहां से कोई बाहर ना जा पाए, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते है। वहां सब लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन हो, जिससे हम सब लोगों को पकड़ पाए, उनको आइसोलेट कर पाए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाए। और पूरा ध्यान दिया जाए कि जिन एरियाज में हमारे देश के जहां पे अभी केसेस कम है उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें, वहां पे वायरस को ना आने दें, बहुत अग्रेसिव सर्वेलेंस करें और बहुत सख्ती करें एज फार एज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज कंसर्न, बहुत सख्ती करें एज फार एज क्राउड्स आर कंसर्न। बिल्कुल भीड़ ना इकट्ठी होने दें, उस पर पूरी तरह से रोक लगाएं। अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे और एक नेशनल लेवल लॉकडाउन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पिछले 1 साल में आम लोगों के लिए कोविड फटीग की बात की डॉक्टर गुलेरिया, लेकिन डॉक्टर्स का वो फटीग, उसका क्या? जो आप लोगों तो 1 साल से आप लोग वो न सिर्फ पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, जब केसेस कम भी हुए उस समय भी आप लोगों को इन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना था। क्या आपको लग रहा है कि आज जब दूसरे दौर की शुरुआत हुई है, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि उन्हें भी ये संक्रमण हो रहा है, इस समय कितने स्ट्रेस्ड आउट है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, कितने स्ट्रेस्ड है हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोविड वॉरियर्स? मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। कई डॉक्टरों को इस सेकेंड वेव में इन्फेक्शन भी हुआ है और 1 साल से वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कईयों ने अपनी छुट्टियां नहीं ली, घर के काम छोड़ दिए, कई फंक्शन जो घर के थे वो किए नहीं, क्योंकि पैंडेमिक ही 1 साल से लगातार चले आ रहा है और सब लोग इसमें लगे हैं कि इसकी लड़ाई में लगे हुए हैं। इसीलिए डॉक्टरों की कम्युनिटी की तरफ से, हेल्थ केयर वर्कर्स की कम्युनिटी की तरफ से मैं सब लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाएं, मास्क लगाएं जब बाहर जाते हैं, क्राउड ना बनने दें, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, ज्यादा एडमिशन होगी। जो डॉक्टर्स ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड आउट है उन पे ही ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। तो उनके लिए ही आप प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। अगर एसेंशियल काम नहीं है तो बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें और पूरा जो है ध्यान रखें कि कहीं पर भी क्राउड्स ना बने, जिससे हम वायरस को आगे ना फैलने दें और हॉस्पिटल पे और ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। डॉक्टर गुलेरिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट उनके हो चुके थे। अगर वैसे केसेस में अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं, लोगों के मन में आशंका होती है, उसे दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसके बावजूद वैक्सीनेशन की वो सफलताएं हैं जिसके कारण लोगों को बाहर निकलना चाहिए और वैक्सीन के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल, पहले लोगों को समझना चाहिए कि हम वैक्सीन का लगाने से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। वैक्सीन लगाने से हम सीवियर डिजीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, नॉट इन्फेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी जो हमें प्रोटेक्शन देगी कि अगर हमें कोविड हुआ तो हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हमें आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हमें वैक्सीन लगा है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो हमारे गले और नाक में भी वायरस आ सकता है, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वैक्सीन के कारण, वो इस वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगी और हमारे को डिजीज की सिवियरिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी और माइल्ड डिजीज ही होगी, अब डिजीज होगी ही नहीं। लेकिन हम इन्फेक्शियस होंगे,
क्योंकि हमारा आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव होगा और हम ये वायरस किसी और को दे सकते हैं जिसको वैक्सीन नहीं लगी हो, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीवियर डिजीज, यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्शन और आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हो। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके घर के और किसी व्यक्ति को आपके कारण कोविड हो जाए। डॉक्टर गुलेरिया, जिनको एक डोज लग जाता है और उसके बाद उन्हें ये इन्फेक्शन अगर लगता है, क्या कोई प्रोटोकॉल अभी सेट है ये बताने के लिए कि क्या सेकेंड डोज से पहले हमें क्या हफ्तों का इंतजार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाएंगी कोविड का इन्फेक्शन होते ही? क्या इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी है या इस पर अभी विचार जारी है? इस पे 2-3 चीजें हैं जो डेटा भी आया है, और मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं कि मान लो किसी को पहले कोविड हो चुका है और वो उसके बाद तो उसके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं, अब वो वैक्सीन लगाता है, तो उसको अब उसके बाद फिर बूस्टर डोज या सेकेंड डोज लगाने की जरूरत है या नहीं है। हम कहते हैं कि आप सेकेंड डोज भी लगाए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा होगी, लेकिन स्टडीज ये शो करती हैं कि अगर आपको एक दफा कोविड हो चुका है तो आपकी बॉडी जो है वो प्राइम हो चुकी है, और जो आपका फर्स्ट डोज वैक्सीन है वो एक बूस्टर डोज की तरह एक्ट करता है और आपके इसके बाद भी बहुत अच्छी एंटीबॉडीज बन जाती है। और कई लोग ये कहते हैं कि शायद सेकेंड डोज की जरूरत ना पड़े उन लोगों में जिनको ऑलरेडी पहले कोविड हो चुका है। इसका ये मतलब है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपकी वो भी एक टाइप की वैक्सीनेशन ही है जिससे आपको एंटीबॉडीज बनती हैं। अब फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी एंटीबॉडीज बनेगी, उसको प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी, इसलिए वो अपना सेकेंड डोज जो है वो डिले कर सकता है, 6 हफ्ते या 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि तब तक वो रिकवर भी कर जाएंगे इन्फेक्शन से और उनको कुछ हद तक तब तक प्रोटेक्शन भी मिलेगा जो इन्फेक्शन होने से एंटीबॉडीज बनी। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे एक थोड़ी डिस्टर्ब करने वाली तस्वीर आजकल ये दिख रही है कि एम्बुलेंसेज में जब किसी कोविड पेशेंट को लेकर जैसे अस्पतालों के बाहर जो लाइनें लग रही हैं, मैंने देखा वो सिर्फ मास्क में पेशेंट को ले जा रहे हैं। मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर और अटेंडेंट जो है सिर्फ एक मास्क पहने हुए हैं। क्या ये एम्पल प्रोटेक्शन है इस तरह से पेशेंट्स को ले जाने के लिए, या फिर वो भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है उन्हें भी 2 डोजेस लग चुके हो वैक्सीन के? नहीं, कुछ हद तक तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि एम्बुलेंस में और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इन ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, चाहे उनकी रिपोर्ट हो या ना हो, आप उनको पॉजिटिव समझे ही और पूरा प्रिकॉशन रखें। अपना मास्क N95 वाला डालें, ग्लव्स डाल सकते हैं, एक सर्जिकल गाउन डाल सकते हो, अगर फेस शील्ड है तो फेस शील्ड डालें, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में या और जगह, आप assume everyone is positive unless proved otherwise, तो आप तभी पूरा ध्यान रखोगे। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना गार्ड डाउन रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, टेस्टिंग से भी जुड़े हुए कुछ लोगों के सवाल हो जाते हैं। एक बीच में इस तरह की चीजें आई कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नहीं पकड़ पा रहा है सही कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या ये रिजल्ट्स गलत थे? क्या ये सैंपलिंग गलत थी? क्या नए स्ट्रेन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, या फिर रिजल्ट सही है, ये बस आशंकाएं हैं? तो रिजल्ट सही है, ये आशंका है। पहले लोगों में ये शक था कि अब जो नया वेरिएंट आ रहे हैं क्या वो आरटीपीसीआर टेस्ट में पिकअप होंगे या नहीं। आईसीएमआर ने इस पर स्टडी करके देखा कि जो नए टेस्ट उन्होंने अप्रूव किए हैं, और उन्होंने काफी ज्यादा किट अप्रूव किए हैं, वो सब के सब जो है वो वेरिएंट स्ट्रेन को भी पिकअप कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 80% है, स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट 99-100% है। यानी कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो 20% के करीब चांसेस हैं कि आपका जो वायरस है वो इसमें टेस्ट में पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि आपका वायरल लोड कम हो सकता है। दूसरा इशू ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो सैंपल ले रहा है वो ठीक से सैंपल नहीं लेता, क्योंकि ये जो नेजल स्वैब है ये नाक के बिल्कुल पिछले हिस्से तक जाना चाहिए। कई दफा वो जो सैंपल ले रहा है वो नाक के आगे वाले हिस्से से ही थोड़ा सा सैंपल लेता है और उसमें वायरस का इनफ मटेरियल नहीं आता है, तो इसलिए वो नेगेटिव आ जाता है। तो सैंपल लेना, सैंपल के ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तब अगर ये ठीक से नहीं होगा तो वायरल टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये चीजें समझनी जरूरी है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोविड के सारे सिम्टम्स हैं
अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो वो अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे भी साथ में करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, और पूरा क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल पिक्चर देख के अगर वो डेफिनेटली कोविड लगता है तो अपनी ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही करें, और अपना टेस्ट जो है वो फिर से रिपीट कर सकते हैं 24 घंटे बाद, और चांसेस यही हैं कि फिर टेस्ट अगर कराएं तो पॉजिटिव आ सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, आजकल वेट भी टाइम बहुत बढ़ गया है। बीच में ऐसा भी पीरियड आया था जब सेम डे पे भी टेस्ट रिपोर्ट्स आते थे, जब उतना ज्यादा दबाव नहीं था उस पूरी व्यवस्था पर। तो अब अगर 2 से 3 दिन का समय लग रहा है, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे सारे सिम्टम्स हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसे समझ में नहीं आता कि सिम्टम्स हैं, दवाइयां कौन सी शुरू करे, दवाइयां शुरू करे या नहीं करे, किस हद तक आइसोलेट करे। ऐसे पेशेंट्स को क्या कहेंगे जो 2-3 दिन तक वेट कर रहे हैं अभी अपने रिपोर्ट्स का? तो हमें पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो रिपोर्ट्स हैं आरटीपीसीआर की वो 24 घंटे के अंदर मिल जाए, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम वो वेट करेंगे व्यक्ति, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो औरों को इन्फेक्शन फैलाएंगे, क्योंकि तब तक वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि वो पॉजिटिव है। जब एक एरिया में इन्फेक्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा होता है तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट पे यूज कर सकते हैं, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है और जो आपका रिजल्ट 5 मिनट में दे देता है। तो हमने ये देखा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, जैसे इमरजेंसी में हम करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है, हम सीबी-नैट टेस्ट करते हैं, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 2-3 घंटे में आ जाती है। लेकिन हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जो एक कार्ड बेस्ड टेस्ट है। आपने स्वैब लिया और एक स्ट्रिप पे डाला, जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और एकदम आपको 5 मिनट में पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है और आप ये ले सकते हो कि ये पेशेंट जो है ये कोविड का ही है। अगर नेगेटिव है तो फिर आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हो। और हमने ये देखा है कि जब हमारी पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा है तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, हम रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही पिकअप कर लेते हैं और उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके 2 फायदे हैं। एक तो पेशेंट आपका इमीडिएटली इमरजेंसी या जहां पर भी हो डायग्नोज हो जाता है, उसको हम एकदम आइसोलेट कर पाते हैं। दूसरा, आपका आरटीपीसीआर लैब पे लोड कम पड़ जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव आ गए उनको आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमने 6-7 महीने पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत यूज किया था, हमें अब उसकी जो यूटिलिटी है वो फिर से करनी चाहिए। और ये इसकी पॉजिटिविटी रेट अब अच्छी है, क्योंकि अब हमारे सारे शहर में और कई जगह पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट यूजफुल है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा यूज करें, उससे आपको डायग्नोसिस एकदम मेजॉरिटी ऑफ लोगों में 5 मिनट में ही आ जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, क्या कोविड के सेकेंड वेव में, कोविड 2.0 में हमें अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार फिर असेस करने की जरूरत है? क्या हम कुछ अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल इस बार करें, कुछ ज्यादा सावधानियां इस बार बरतनी जरूरी है क्या? बिल्कुल, थोड़ी चीजें हमने पिछले साल में सीखी हैं वायरस के बारे में। और पहली चीज हमने ये सीखी है कि जो वायरस है, जो हम पहले कहते हैं कि सरफेस ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम पहले बहुत ज्यादा सर्फेसेस को क्लीन करते थे। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि शायद एरोसॉल ट्रांसमिशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूट हो सकता है। कि पहले हम ये कहते थे कि वायरस का ट्रांसमिशन मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि आप खांसे, आपके ड्रॉपलेट्स बने। जो ड्रॉपलेट का मतलब जो वायरस है वो ड्रॉप्स में है, जो थोड़े बड़े साइज के हैं, 5 माइक्रोन से बड़े, वो ज्यादा दूर जा नहीं सकते, एकदम ड्रॉप कर जाते हैं नीचे जमीन पे या टेबल पे या किसी सरफेस पे, और वो सरफेस को अगर आप छुएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये भी माना जाता है कि ये जो वायरस है ये छोटे पार्टिकल्स में भी रह जाता है, और वो एरोसॉल है जो 5 माइक्रोन से कम साइज के हैं। ये पार्टिकल हवा में काफी देर तक रह सकते हैं और नीचे ड्रॉप नहीं करते हैं। और क्योंकि हवा में काफी देर तक रह सकते हैं, स्पेशली अगर इंडोर एनवायरनमेंट हो, घर के अंदर वाला एनवायरनमेंट हो या किसी ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, तो कोई व्यक्ति और वहां पे आए और उसने अगर मास्क नहीं लगाया हो तो वायरस उसको एकदम उसके गले या नाक में उसके सांस के साथ जा सकता है। इसलिए घर के अंदर भी या ऑफिस के अंदर भी या ऐसे माहौल में जहां पे और लोग भी हैं, मास्क लगाना जरूरी है। हम ये भी कहते हैं कि आप डबल लेयर मास्क लगा सकते हो, अंदर एक अपना सर्जिकल मास्क लगाया, ट्रिपल लेयर मास्क, ऊपर क्लॉथ मास्क लगा लिया, जिससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अंदर अगर आप हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है, खिड़कियां खुली रखें, मेक श्योर कि हवा जो है वो बाहर जाती रहे, जिससे अगर वायरस हवा में है तो एकदम बाहर चले जाएगा और आउटडोर एनवायरनमेंट धूप में वो मर जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ना रहें। अगर एसी है, सेंट्रल एसी है, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, एयर एक्सचेंज अच्छे होने चाहिए,
खिड़की खुली होनी चाहिए जिससे एयर रिसाइकल ना हो और इन्फेक्शन कमरे के अंदर या पूरी बिल्डिंग में ना फैले। ये जो चीजें हैं ये हमें नए सिरे से करनी पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले यानी पिछले साल जब पहला वेव था, हमने देखा था कि अगर एक भी पेशेंट रहता था उसके बाद घर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस भी खत्म होती गई। अगर एयरबोर्न है वाकई और एरोसोल से इस तरह का खतरा हो रहा है, तो उस पेशेंट के ट्रीट होने के कितने देर बाद तक वहां पर वायरस रह सकता है? क्या अभी हमें दोबारा उस पूरे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पे वापस लौटना चाहिए? किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी फ्लैट में अगर इस तरह के केस सामने आए हैं या किसी भी दफ्तर में ऐसे केस आए हैं? किसी दफ्तर में या क्लोज एनवायरनमेंट में ऐसे केस आए जो पॉजिटिव हैं, तो वहां पे वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, हमें खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए जिससे हवा निकल जाए, एसी प्लांट से सर्कुलेशन हो जाए, और उस एरिया को सैनिटाइज या साफ जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमें यह पता है कि जो ये वायरस है ये हवा में अब काफी देर तक रह सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। जो नया डेटा अब आ रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन और एन एरोसॉल इन्फेक्शन। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां जहां पे पॉजिटिव केस आ रहे हैं, स्पेशली इंडोर एनवायरनमेंट में, वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, हवा एक्सचेंज होती रहे, तो उससे फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर किसी के घर में भी कोई पॉजिटिव केस है तो अपनी वो खिड़कियां खुली रखें, पंखा चला के रखें जिससे हवा, और दरवाजा खुला रखें जिससे हवा जो है बाहर को चली जाए। उसके बाद वो अपने आप ही एरिया जो है वो नहीं, फ्रेश एयर आने के बाद वो एरिया अपने आप ही सैनिटाइज हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।